चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज करेंगे हम लोग चौथे सेट का डिस्कशन। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथा सेट। चलिए आते हैं और ये देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या क्रय मूल्य दिया हुआ? 5,000 से 2,000 कम। 5,000 से 2,000 कम, ये बताओ। इसको 3,000 बोलने में शर्म लग रहा था, है क्या शर्म लग रहा था 3,000 बोलने में? बोलो, है ना? तो यहां पर ध्यान से देखो क्या हो गया। डीलर इस पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। 10% का छूट का मतलब होगा 90%, और 90% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे बताओ? 9/10। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की और छूट देता है। 5% का मतलब होगा 1/20। अगर छूट दे दिया तो ये हो गया 19/20। समझना ध्यान से, फिर हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन बोला ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? बताओ। ये तो कहानी खत्म है इसका। 2 जीरो तो देखो यहां से खत्म हो जाएगा। 19 नमे 171, 171 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 171 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 तिया 51, क्या 5130 आ जाएगा। लेकिन अभी भी 2 से डिवाइड करना है, तो 5,000 को 2 से डिवाइड करोगे 2500 आएगा, 130 को डिवाइड करोगे 65 आएगा। आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2565, ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या समझाया, ध्यान से सुनो। एक बार 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट देने का मतलब है 1/10 की छूट देना। तो जब 1/10 का छूट दे देगा तो बचेगा 9/10। 5% का छूट का मतलब हो जाएगा, 5% का मतलब होगा 1/20, फ्रैक्शनल वैल्यू। 1/20 का छूट दे देगा तो बचेगा हमारे पास 19/20। तो हमने वही किया, 3,000 का 9/10 निकाला, फिर उसका 19/20 निकाला। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2565। सब कुछ में तरीका है, गुना कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, सारी चीज़ों को समझना है। हमने 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 171 आया। 171 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 तिया 3, 17 तिया 51, एक जीरो था ही। अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 5,000 को 2 से डिवाइड करने पे 2500, और 130 को 2 से डिवाइड करने पे 65 आ रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ? 2565 रुपया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड का भी आंसर नहीं है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कैसे भाई, कैसे? तो यहां पर बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है और इसके नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या हम इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे? क्या बताओ? बोलोगे हाँ कर दीजिए। अगर हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऊपर में सिर्फ रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? साइन थीटा। बोलाएगा क्या? अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, 1/साइन थीटा कॉसेक थीटा, और इसी तरह से यहां पर हम लोग लिख सकते कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब कॉट थीटा। बोलो ठीक है? तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नांकित लाइन ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और एक कंपनी द्वारा 2012 से 2017 तक बेचे गए साइकिलों की संख्या, वो भी हजार में है। ठीक है? अब इस बेस्ड क्वेश्चन देखो, 2012 में 25,000, 2013 में 45,000, ये डेटा इस तरह से आपका दिया हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोला 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। 2013 में कितना बेचा गया? बोलोगे 45 बेचा गया। ठीक है? और 2017 में कितना हजार बेचा गया? बोलोगे 90 बेचा गया। तो 45,000 90,000 के रेस्पेक्ट में होता है 1/2, और 1/2 को परसेंटेज में हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? 50%। तो आंसर जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 50%। आंसर जो इसका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? 50%। एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये, बताओ है? ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50%। ठीक है? यदि दो संख्याओं का अंतर 52 है, 7:3 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 4 यूनिट। 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 52 को, 52 को। तो 4 यूनिट अगर 52 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 13। 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 से क्या आ जाएगा? 91। बोलो, इन सब में पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट कुछ लोग बिना मतलब का कमेंट करते रहते हैं कि सर आप सुपर फास्ट चलते हैं, सुपर फास्ट चलते हैं।
इसलिए ये सब चीज़ करना पड़ रहा है, हमको लिखना पड़ रहा है। तो लिखने का जरूरत नहीं है, जब तक अपने थॉट प्रोसेस को मजबूत नहीं करोगे ना, बस ऐसे ही खाली बना दिए क्वेश्चन आए, बना दिए क्वेश्चन, तो फिर ऐसे ऐसा स्टूडेंट बहुत सारा है मार्केट में। बट जब तक दूसरों से कुछ अलग करने का कोशिश नहीं करोगे, जब तक दूसरों से ये नहीं सोचोगे कि बिना पेन उठाए हुए भी क्वेश्चन बन सकता है, थॉट प्रोसेस हमारा कितना ज़्यादा डेवलप हो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना, तब तक फिर आपका हो नहीं पाएगा कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बढ़े आगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हैं 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर। बोलो है क्या? जैसे 12, 14 और 16 मीटर हो गया तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज हुआ, और विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, हीरोज फार्मूला लगता है। हीरोज फार्मूला लगता है, एरिया हमारे पास जो हो जाता है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है। सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस हमारे पास सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी तीनों भुजाओं का अलग अलग यहाँ पर माप दिया हुआ। तो 12 प्लस 14 प्लस 16, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है सभी का योगफल, 12 प्लस 14 प्लस 16, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे, आधा, अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं। 14 तिया 42 का आधा क्या हो जाएगा, 21। बोलो ठीक है। सेमी पेरीमीटर यहां पर आ जाओ, लिख देते हैं 21। तो 21 लिखते हैं। 21 को 21 में से a माइनस करेंगे, 21 में से 12 को घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 9, 21 में से फिर 14 को घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, और 21 में से 16 घटा दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। जो सब निकलने वाला इसको निकाल दो। जैसे देखो ये हमारे पास 7 तिया 21 है, तो इस 7 और 7 के बदले बाहर में 7 आएगा, 9 के बदले बाहर में 3 आएगा, और ये 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये तो बेचारा अंदर ही रह जाएगा। बोलो रहेगा? तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 तिया 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको भिन्न के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं। क्या 2.666 है? बोलो है क्या? और इसी को ऐड कर देते 2.777 से। ठीक है, जब जोड़ोगे तो 7 6 13 एक बचा, 7 6 13 1 14 एक बचा, 7 6 13 1 14 एक बचा, 2 2 4 1 5। असल में ये 5.4 पर रेकरिंग है, 5.4 पे रेकरिंग है, और आगे से और ऐड करते हैं ना तो 4 4 ही रिपीट होता, सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है। तो 5.4 पे रेकरिंग है। क्या ये 5 है? 5 प्लस 4 बटे क्या इसको 9 लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। 9 पचे 45, 45 में 4 को ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 49/9। 49 बटे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पी से क्यू की यात्रा करता है, और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से पी तक वापस आ जाता है। दी गई यात्रा में ट्रक का औसत चाल ज्ञात करें। एक तो हम लोग इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक तो ये एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला, लेकिन दो कांस्टेंट डिस्टेंस रहे तब। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 60 गुना 100, और बटे क्या कर दोगे 100 प्लस 60 मिलकर के 160। ऐड करना है तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 से काटोगे 2 8 16, 4 दूनी 8 काटोगे यहाँ से 25 आ गया, और 2 तिया 6, ये हमारे पास आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। बोलो ठीक है। दूसरा जो तरीका हमारे पास है वो तरीका देखो ध्यान से। हमने कहा 60 किलोमीटर जा रहा है और 100 किलोमीटर आ रहा है, सेम डिस्टेंस आ रहा है ना, तो 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर से कटने वाली एक ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से कट जाए। तो 60 किलोमीटर से कटने वाली, 60 किलोमीटर पर आवर से कटने वाली संख्या है 300 किलोमीटर, और 100 से भी 300 किलोमीटर, सेम होना चाहिए। 60 और 100 का एलसीएम भी बोल सकते हो आप इसको। ये हमारे पास 300 किलोमीटर हो गया, 300 किलोमीटर हो गया। स्पीड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम आएगा, क्या 5 घंटा आया क्या बताओ? और यहाँ से डिवाइड करोगे 100 से तो ये हमारे पास 3 घंटा आएगा। अब यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड अगर अब निकालना है तो एवरेज स्पीड बराबर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? टोटल डिस्टेंस 3 + 3 मिलकर के 600, अब बटे टोटल टाइम हमारे पास क्या आ गया 8। काट करके देखो 8 8 7 56, 8 5 40, क्या 75 किलोमीटर पर आवर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो दोनों ही तरीका हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़े आगे। नेक्स्ट, 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, और बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने में कितना मिनट लगाएगा बताओ? 4 मिनट में 100 अंडे गिनेगा तो 25 अंडा गिन रहा है ना ये 1 मिनट में।
और बी भी 5 मिनट में 100 अंडा गिन रहा है, तो बी 20 अंडा गिनेगा 1 मिनट में, और दोनों जब मिल जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं 45 अंडा गिनेगा 1 मिनट में। तो भाई 45 अंडा गिन रहा है 1 मिनट में, तो 450 अंडा गिनने में दोनों को मिला करके कितना मिनट लगेगा? बोलोगे 10 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत इसमें बताओ? 100 अंडा 4 मिनट में, तो ए 100 अंडा 4 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना? बोलोगे 25 अंडा। और बी 100 अंडा 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना अंडा? बोलोगे 20 अंडा। दोनों मिलकर के 45 अंडा 1 मिनट में, तो 450 अंडा दोनों मिलकर के 10 मिनट में। खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु, वर्तमान में जब 25 वर्ष उसका पिता अधिक है, तो आज से 5 वर्ष पहले क्या पिताजी से बड़ा होगा क्या बेटा? अरे उस टाइम में भी तो 25 वर्ष ही बड़ा होगा ना, आता है समझ में? उस टाइम में भी उसका पिताजी उससे 25 वर्ष बड़ा ही होगा। समझना ध्यान से। हम अब यहीं से निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनो। ये 39 वर्ष है, 5 वर्ष पहले की बात है। कब? 5 वर्ष पहले की बात। बाप और बेटा दोनों मिलकर के था 39 वर्ष, ठीक है? और बाप में से बेटा का एज घटा दोगे तो ये था 25 वर्ष। क्वेश्चन बोला मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु बेटा का ज्ञात करना है। देखो, जब भी छोटा नंबर निकालना है तो इसमें से घटा करके आधा कर दो, बड़ा नंबर निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो। याद रखना, जोड़ के आधा करोगे, यहाँ पर 39 में 25 को जोड़ोगे, 9 5 14, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 5 1 6 64। 64 का आधा हो जाएगा 32। तो पिताजी का एज हालांकि नहीं पूछ रहा, हम फिर भी निकाल के बता दिए। हमने कहा दोनों को जोड़ के आधा कर दो और घटा के आधा कर दो। घटाओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, और 14 का आधा क्या हो जाएगा बताओ? 7। बोलो ठीक है। तो बेटा का 5 वर्ष पहले एज क्या था? 7 वर्ष। क्वेश्चन बोला वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो 5 वर्ष पहले जब 7 वर्ष था, तो 7 में ही 5 को ऐड कर देंगे, तो 7 5 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। बताओ ठीक है? चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगुनी है। प्रिंटर की जो कीमत है वो टेलीविजन की कीमत से दुगुनी है। तो प्राइस दे दिया है, बताओ। और प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। देखो, प्रिंटर की कीमत से कितना यूनिट कम है? तो बोलोगे 1 यूनिट कम है, और यही 1 यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? 35,000 के बराबर होगा। इसके बराबर होगा 35,000 के। तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात करना है। बताओ, 1 यूनिट अगर 35,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 35,000 ही हो जाएगा, होगा ना? अगर हमसे पूछ देता कि बताइए प्रिंटर का कीमत, तो प्रिंटर का कीमत हो जाता 35 दूनी 70,000। लेकिन क्वेश्चन पूछा है टेलीविजन की कीमत, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 35,000। बोलो क्लियर है या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया। किसका सर्वेक्षण किया? 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया, ठीक है? और इसमें से 12 मरते सारणी है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। देखो बहुलक, जब भी यहाँ पर इंटरवल में क्वेश्चन रहे, ध्यान से समझना, जब भी इंटरवल में क्वेश्चन रहे, जब भी इंटरवल में क्वेश्चन रहे, तो बहुलक का एक फार्मूला होता है, मोड बराबर क्या हो जाता है? याद कर लो। हम अभी लिखा देते हैं, पहले समझना ध्यान से। मोड बराबर हमारे पास हो जाता है L1 प्लस F1 माइनस F0, अब बाय हो जाएगा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंटरवल से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इंटरवल से। ये हमारे पास क्या सब आ गया? यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, हमने क्या कहा? ये L क्या होता है? लोअर लिमिट होता है। ये L हमारे पास क्या होता है? लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसका हो जाएगा? तो जो बहुलक वाला श्रेणी है, जो बहुलक वाला श्रेणी है, तो 10 8 12 6 4 में बहुलक वाला श्रेणी कौन सा है? बताओ 12। तो 12 का लोअर लिमिट हमारे पास क्या बनेगा? बताओ 6 बनेगा। तो यहाँ पर लिखोगे 6, यहाँ पर क्या लिखोगे? 6, ओके। F1 हमारे पास हो जाएगा यही 12। F1 हमारे पास क्या होगा? 12। F0 हमारे पास होगा 12 से जस्ट पहले वाला बहुलक श्रेणी का बहुलक, ये 8, ओके। बटे F2, F1 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 12 दूनी क्या बनेगा? ये 24, माइनस ये हमारे पास तो 8 आएगा। और F2 क्या होता है? F2 होता है ये बहुलक वाला जो श्रेणी है, उसका जो परिवारों का संख्या है, उससे उसके जस्ट बाद वाला, ये हमारे पास F2 होगा।
ध्यान से सुन लो, हमने क्या कहा, ये हमारे पास होगा लोअर लिमिट, हमने कहा ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, लोअर लिमिट, ओके। ये हमारे पास होगा F1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा F1, ओके। और ये हमारे पास हो जाएगा F0, और ये हमारे पास हो जाएगा F2। अब इंटरवल किसको कहते हैं, तो इंटरवल देखो 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में हमारे पास जो है, जो भी 6 और 8 के बीच में, इसी को इंटरवल कहते हैं, या हाइट भी बोल सकते हैं हम लोग। 2 और 4 का इंटरवल, 4 और 6 का इंटरवल, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। और इंटरवल हमारे पास क्या है बताओ, 2, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको। तो पहले तो F2 लिख लेते हैं, 2 6, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। सॉल्व कर दो इसको, ये हमारे पास आ गया 6 प्लस 12 में से 8 गया 4, 24 में से 14 गया 10, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। ये बताओ 4 दूनी 8/10 क्या 0.8 आ गया, और 6 में 0.8 को ऐड करोगे तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 6.8, ऑप्शन नंबर ए। 6.8 ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, सहअभाज्य संख्या के किसी भी, ये 10 कहाँ से आ गया, ये 10 थोड़ी है, 10 सहअभाज्य संख्या किसी भी समुच्चय का महत्तम समावर्तक हमेशा डैश होता है। सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक ही होता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सहअभाज्य संख्या ही बनता तब है जब दो संख्याओं का HCF एक हो, और ये पूछ रहा है, बताओ बढ़े आगे। अब देखो इसका मान पूछ रहा है, बताओ। इतना आसान सा ये क्वेश्चन है, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 3, 2 4 3 वाला खोजो, 2 4 3 वाला तो एक है, ऑप्शन नंबर ए। पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, पॉइंट वगैरह भी लिखने का जरूरत नहीं है। हमने कहा 486 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 3 ही आएगा ना, 243 ही आएगा। 243 है क्या, 243 है क्या, 243 है क्या, एकमात्र ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। बोलो बात क्लियर है, बढ़े आगे। 2 डिब्बे में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है, दोनों डिब्बे में चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है, अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करें। अरे दोनों का अंतर क्या है बताओ, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर है 28 के, 4 सते हो गया 28, तो अधिक संख्या, तो 4 इकाई 4, 4 सते 28, 1 यूनिट अगर 7 को रिप्रेजेंट करेगा तो अधिक संख्या 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 7, 7 सते क्या हो जाएगा 49, 7 सते क्या हो जाएगा 49। डिब्बे में, एक सेकंड को, ओहो, ये हमारे पास क्या हो 2, ये 2 यूनिट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 28, बात आया समझ में। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 14 के, 7 यूनिट बराबर आ जाएगा 14 सते 98, 14 को 7 से गुना करोगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। हमें उम्मीद नहीं था कि इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेस देखो सेम है 5 5 5, पावर सारे को जोड़ दोगे, 4 3 7, 7 2 9, आंसर क्या हो जाएगा 5 पर पावर 9। 15 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, अरे इतना आसान क्वेश्चन है कि लिखने का क्या जरूरत है बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है कि हम इसमें क्या समझाएं। बढ़े आगे। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, उसके वर्गों का योग है 1250, उन संख्याओं का गुणनफल। जैसे वर्ग बोला ना, तो यहाँ पर इसमें एक HCF सेट कर दो, 5x 6x, और ये क्या बन जाएगा 8x, ओके। वर्ग निकालोगे तो ये आ जाएगा 25x², ये वर्ग निकालोगे 36x² आ जाएगा, और 8x का स्क्वायर करोगे तो ये 64x² आ जाएगा। इन सब का योग हमारे पास है 1250। संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 240x³ होगा। 240 क्या बनेगा बताओ, x³। ये हमसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ, देखो यहाँ पर 24 64 36 मिलके हो गया 100, 100 प्लस 25 मिलके हो गया 125, 125x² बराबर 1250 के। बोलो ठीक है। तो 125 से काटोगे तो ये 10 आ जाएगा। x² का वैल्यू अगर 10 आया हुआ है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √10। जबकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा 240x³ के, तो 240 को तो रहने ही दो, है। और x³ का मतलब हो जाएगा √10 का क्यूब। √10 का क्यूब क्या 10√10 आएगा, 10√10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 240 को तो ये हमारे पास 2400 आ जाएगा। 2400√10, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किधर गया, ऑप्शन नंबर डी। अरे √10 का क्यूब करोगे ना तो 10√10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 240 को तो 2400 आ जाएगा। 2400 गुना √10। क्लियर, बढ़े आगे। तो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है।
शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोण का माप समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण का युग्म का माप तो हमेशा समान ही होगा, बोलो, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये दो समानांतर रेखा और ये एक त्रिअक्षेदी रेखा, तो शीर्षाभिमुख कोण किसको कहा जाता है? देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, यही तो है, पहला वाला सही है। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण के युग्म के कोणों का माप समान होता है, माप समान होता है। एक ओर के अंतः कोण का युग्म का माप समान होता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एकांतर कोण का माप समान होता, बात आ रहा समझ में? ये एकांतर कोण अगर होता तो मान समान होता, माप समान होता। अगर ये एकांतर कोण होता तो माप समान होता, लेकिन एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये बात जरूर सत्य है। इसका मतलब है दूसरा ही ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। हम तीसरा भी चेक करते हैं, संगत कोण युग्म के कोण का माप समान होता है, इसको कहा जाता है संगत कोण। इसको क्या कहा जाता है बताओ? संगत कोण। ये वाला है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पता है समझ में? ये हमारे पास क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारे पास क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है? समान होता है। एकांतर अंतः कोण युग्म में कोणों का मान समान होता है, जो अभी हमने बताया। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण माप क्या होगा बताओ? समान होगा। माप क्या होगा बताओ? समान होगा। ये दोनों का माप क्या होगा? समान होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर? बढ़े आगे। दी गई आकृति में ए बी, दी गई आकृति में ए बी समानांतर है क्यूपी के। ए बी समानांतर है किसके? क्यूपी के। ए बी बराबर एक्स है, ए बी बराबर एक्स है, पी क्यू बराबर हमारे पास एक्स प्लस 10 है, और आर बी हमारे पास एक्स बाई 2 है, बी पी हमारे पास एक्स प्लस 1 है। तो पी क्यू का मान ज्ञात करें। एक बात याद रखना, ध्यान से समझने का कोशिश करो। अगर कोई ट्रेंगल खींचा हुआ है और तीसरी भुजा के समानांतर कहीं भी कोई भी रेखा खींच दो इस ट्रेंगल में, तो याद रखना दो ट्रेंगल बन रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये दोनों ही ट्रेंगल एक दूसरे का समरूप होता है, सिमिलर होता है। और जब दोनों ट्रेंगल एक दूसरे का सिमिलर होगा तो याद रखना उसके भुजा का, कॉरस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो समान होता है। कॉरस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो क्या होता है? समान होता है। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? ध्यान से समझो। हमने ये कहा कि एक ट्रेंगल हमारे पास दिया हुआ जैसे ए बी सी, ये हमारे पास है ए बी और सी, और इसमें एक रेखा खींच दो यहां से डी ई, और डी ई ऐसा है जो समानांतर है किसके? बी सी के। हम बोलेंगे क्या कि ये हमारे पास, देखो ये हमारे पास एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान होगा, तो ए से एंगल 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 के थ्योरम से हम बोल सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी ये समरूप हो जाएगा ट्रेंगल ए डी ई के। और जब भी इस तरह का दो समरूप त्रिभुज बन जाए तो भुजा का जो रेशियो होता है वो समान होता है। ए बी का रेशियो ए डी के साथ, ए बी का रेशियो ए डी के साथ, ए बी का रेशियो ए डी के साथ, ये बराबर हो जाएगा बी सी का रेशियो डी ई के साथ, बी सी का रेशियो किसके साथ? डी ई के साथ। और ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए ई का रेशियो, ए सी का रेशियो ए ई के साथ। क्या बात आ रहा समझ में? तो बी सी का रेशियो किसके साथ? डी ई के साथ। बात आया समझ में? अब यहां पर देखो, ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल को थोड़ा सा घुमाओ। हमने कहा कि ये समानांतर है। अगर ये समानांतर है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू आर पी ये समरूप हो जाएगा किसके? एंगल ए आर बी के, ये समरूप हो जाएगा। और इस दोनों का जो रेशियो होगा, बड़ा वाला है ये छोटा वाला का है, बड़ा वाला का भुजा छोटा वाला का भुजा, बड़ा वाला का भुजा छोटा वाला का भुजा का समान होगा, समरूप होगा। तो हम यहां पर अगर लिखना चाहे, ध्यान से सुनो, हम लिखना चाहे बड़ा वाला का क्या है बताओ? x प्लस 10 है, और छोटा वाला का भुजा क्या है बताओ? x। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। बड़ा वाला हमारे पास क्या है? तो बड़ा वाला टोटल हमारे पास x प्लस 2 है, ये पूरा ना बड़ा वाला है, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 1, x बाई 2 प्लस x प्लस 1 ये हमारे पास है। और नीचे में छोटा वाला क्या हो जाएगा? x प्लस x बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करोगे, ये देखो सॉल्व कर देते हैं हम लोग इसको, तो ये वाला तो x देखो कट जाएगा, ये वाला x कट जाएगा, दो ऊपर उलट जाएगा, दो ऊपर उल्टेगा तो यहां पर आया x प्लस 10, और दो जैसे ही ऊपर उलट के मल्टीप्लाई होगा x बाई 2 से, तो यहां पर सिर्फ x रह जाएगा, ये हमारे पास 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2x प्लस x, ये x भी कट गया। अब इस दो को बराबर किस तरफ भेजो? ये 8 हो गया, तो 2x बराबर हमारे पास है 8, तो x का जो मान आ गया है वो आ गया है 4।
और जैसे ही x का मान आ गया है 4, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है पी क्यू का लेंथ ज्ञात करें। पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, p और q का लेंथ x प्लस 10 है, तो p और q का जो लेंथ हो जाएगा, x के जगह पे 4 रखोगे, 10 रखोगे, 4 में 10 को ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 14 इकाई, ऑप्शन नंबर ए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सिमिलरिटी से ये क्वेश्चन था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग बहुत ही आराम से समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो अब साउंड क्लियर है क्या, अब साउंड देख लो, बताओ क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो, हमने कहा 1/2, हमने कहा पहले क्या करना है, ए 0 एंड -2 लिख लो, मतलब जिसको भी पहले लिखने का इच्छा है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 2 1 लिखो, 0 4 लिखो, -2 1 लिखो, लेकिन जिसको भी पहले लिखो ना उसको एक बार रिपीट करके लास्ट में भी लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां पर लिखना 1/2 इंटू मॉड लगा दिए, मॉड लगाने के बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 0 इकाई 0 0, 2 चौका 8, 0 इकाई 0, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे +4, ये आ गया। अब यहां से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इस बार देखो किसको माइनस करेंगे, ध्यान से देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारे पास क्या आएगा, -4, बोला आएगा क्या, 0 इकाई क्या आ जाएगा, 0, यहां पर लिख लो 0, ओके, 4 दूनी 8, -8 आ गया, और 0 इकाई 0, ये हमारे पास +0 आ गया। अब यहां से मोड करो, करो बंद, देखो क्या सब आ गया, 8 4 12 -12, तो 12 12 24 हो गया ना, तो टोटल मिला के ये 24 हो गया, 24 का 1/2 निकालोगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 12 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी। क्लियर है, हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो, जैसे मेरा इच्छा कर गया, नहीं सर हम इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे मेरा इच्छा कर गया हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, चेंज करके हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझ। जैसे मेरा इच्छा कर गया सर हम सी से शुरू करेंगे, सी से शुरू करेंगे, करो शुरू, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो 0 4, यहां पर लिख दो इसको 0 4, 0 एंड 4, ठीक है, जो मन में आ जाए, 2 1 लिख लो, फिर सी लिख लो, -2 1 लिख लो, फिर ए लिख लो, 0 -2 लिख लो,
लेकिन हमने ये कहा कि जिसको भी पहले लिखो ना उसको रिपीट करके लिख लो। तो क्या करो, रिपीट करके लिख लो। 04 को एक बार फिर से रिपीट करके लिख लो। लिख लिया? देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करना है, मॉड देना है, मॉड। देखो क्या सब होता है। 0 को 1 से गुना करोगे 0 आएगा, प्लस 2 को 1 से गुना करोगे 2 आएगा, -2 को 2 से गुना करोगे, देखो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 को 2 से गुना करोगे +4 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है बताओ, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते, देखो कैसे माइनस कर, 4 दूनी 8, ये हमारे पास आ गया है 8, प्लस ये आ जाएगा -2, प्लस या -2 लिख लो तो -2 ही लिख दो यहाँ पर, -2। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सही लिखा ना हमने, 0 4 2 1 -2 1 एंड 0 2 2 2 2 2 2 -2 है, और फिर 0 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। 0 21 0 हो गया, 2 फिर दिए 2 दूनी 4 हो गया, फिर 0 हो गया, 4 2 6। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ये आ जाएगा -2 0, ये भी आ गया 0। 8 में से 6 गया तो -6 हो गया, -6 और 6, ये क्या हो गया, ऊपर हो गया क्या? ने क्या कहा, इसको समझने का कोशिश फिर से समझा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे ए हमारे पास क्या आ गया बताओ, 0 -2। ए हमारे पास क्या आ गया, 0 -2, 2 और 1, 0 और 4, -2 और 1। हमने कहा जिसको पहले लिखो ना उसको एक बार फिर से पलट के लिख दो, ABCD। मल्टीप्लाई करना हाफ इंटू, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, 0 21 0, 4 दूनी 8, 0 ये 2 दूनी 4 हो गया, 8 4 12। फिर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 0 -8, ये भी आ जाएगा +0। तो माइनस जैसे ही करोगे तो टोटल आ गया है 12 12 24, 24 का आधा करोगे आंसर आ जाएगा 12। एक बार इसको फिर से करके देखना, कहीं भी किसी को भी पहले से, आता है समझ में, किसी को भी पहले से शुरू करना, जैसे डी से शुरू करना, डी लिखो फिर सी लिखो फिर बी लिखो फिर ए लिखो, और एक बार डी को फिर से पलट के लिख दो। ठीक है, ये तरीका है इसका मल्टीप्लाई करने का भाई मेरे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल इसी तरह से निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जैसे कोऑर्डिनेट दे दिया है, बोला ए शीर्ष का कोऑर्डिनेट है 0 2, बी शीर्ष का कोऑर्डिनेट है 1 2, और सी शीर्ष का कोऑर्डिनेट है 3 4। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते, सुनो। हमने कहा इसको लिखो 0 2 1 2 3 4, और जिसको पहले लिखो इसको फिर से एक बार पलट के लिख दो 0 2। मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से समझना, 0 4 6 मिलकर के ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 4 6 मिलके 4 6 10, और माइनस कर दोगे किससे, माइनस कर दोगे देखो किससे, 1 दूनी 2 2 3 दूनी 6 और ये 0, तो 6 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 8। तो 10 में से 8 गया, 2 2 का 1/2 निकालोगे, ये इसका 1 वर्ग इकाई आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा? पहला जाएगा 60 किलोमीटर के दर से। देखो इसको कैसे बनाते हैं, पहला अगर गया 60 किलोमीटर के दर से, 60 किलोमीटर के दर से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 घंटा, तो क्या 120 किलोमीटर जाएगा क्या, बताओ, बोलो हाँ। इसके बाद चला जाएगा ये 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 150 किलोमीटर चला जाएगा। इसके जस्ट बाद फिर ये जाने वाला है 75 और 15 को ऐड कर दोगे तो ये 90 किलोमीटर पर आवर से जाने वाला है, बोले जाने वाला है। लेकिन अभी रुको, टोटल डिस्टेंस इसको कितना किलोमीटर जाना है, मात्र 360 किलोमीटर। तो 150 और 200, 120 और 150 अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 270। ध्यान से समझना, हमने कहा 120 किलोमीटर चला गया, 150 किलोमीटर चला गया, टोटल मिलके 270 किलोमीटर चला गया। तो 360 में से 270 को घटा दोगे तो हमारे पास आ जाएगा, 360 में से 270 को घटा दोगे तो 60 + 30 मिलके मात्र बचा अब 90 किलोमीटर। अभी तो टोटल मिलकर के 360 किलोमीटर हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ।
अब यहां पर देखो, यहां 2 घंटा चला था, 2 घंटा चला था, तो 90 किलोमीटर पर आवर से अब मात्र ये 1 घंटा चलेगा। क्वेश्चन पूछा टोटल टाइम क्या होगा, 2 + 2 + 1 मिल करके हम बोलेंगे 5 घंटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी। क्या बात आया समझ में? हमने कहा 60 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटा चलेगा, 120 किलोमीटर, 15 किलोमीटर अब स्पीड इसका बढ़ गया, तो 60 में 15 को जोड़ोगे 75 किलोमीटर पर आवर आएगा, और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटा तक चलेगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 150 किलोमीटर। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर इसका स्पीड बढ़ गया, लेकिन क्या करना है, 360 ही किलोमीटर है, कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस तो है नहीं। हम पहले इस दोनों डिस्टेंस को जोड़ते हैं, 120 + 150 मिलके आ गया 270 किलोमीटर। अब 360 में से 270 घटाओगे तो मात्र 90 किलोमीटर अब बचा हुआ है, जबकि इसका स्पीड भी बचा हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस 90 किलोमीटर को 90 किलोमीटर पर आवर से दूरी तय करने में मात्र 1 घंटे का समय लगेगा, यानी 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा मिलके आंसर होगा 5 घंटा। नेक्स्ट, एक्स और वाई एक ऐसा संख्या है 115XY जो 90 से डिविजिबल है। भाई 90 से डिविजिबल होने का मतलब है 9 गुना 10 से डिविजिबल। 10 से डिविजिबल होने का मतलब है y तो पक्का 0 होगा, y पक्का क्या होगा 0, और इसके अलावा जो होगा वो 9 से कट जाना चाहिए। तो 5 2 7, 7 तो कटेगा नहीं 9 से, तो 7 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, तो बोलोगे 2 जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 2 9, 9 से कट गया। इसका मतलब 9 से भी कट गया और 10 से भी कट गया, तो 90 से कट गया। x का मान आया 2, y का मान आया 0। क्वेश्चन पूछा x + y क्या होगा, तो 2 में 0 को जोड़ दोगे, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, डी। क्लियर? बढ़े आगे। एक रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी है, 10,490 का एक साड़ी है, इसको बेचा जा रहा है 9441 में। ठीक है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई, यहां से माइनस कर लो ना, देख लो 10,000 में से 9,000 घटा दोगे, 10,000 में से 9,000 घटा दोगे तो 1,000 आएगा, 400 में से 400 घट गया, 400 में से 400 घट गया तो 1,000, और 90 में से 41 घट गया तो 49, तो कितना का छूट मिला, 1,049 का छूट मिला। अरे भाई 10,490 का ये दिख नहीं रहा 10% है, 10,149, 10,149 क्या 10% नहीं होगा, 10,490 का 10% नहीं होगा क्या, ये बताओ आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो यहां पर x² - 12x + k = 0 है, उन मूलों में से एक मूल x = 3 है, दूसरा मूल ज्ञात करें। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, x² - 12x + k = 0 है ना। यहां पर k का भी मान पूछा जा सकता था, तो ध्यान से समझो, लेकिन दूसरा मूल पूछा है। या 12x को अगर -3 आएगा, ये अगर x = 3 है तो ये असल में x - 3 = 0 हुआ ना, बताओ। तो इसका मतलब है एक बार अगर -3 आएगा तो -3 में क्या ऐड करे कि -12 आएगा, तो बोलोगे -9 ऐड कीजिए। तो एक मूल अगर -3 है तो दूसरा मूल, एक मूल अगर हमारे पास x - 3 होगा, x - 3 होगा, तो इसका मतलब दूसरा हमारे पास गुणनखंड क्या होगा, x - 9 होगा, यानी x बराबर एक बार 3 होगा तो एक बार x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर क्वेश्चन हमसे पूछता, ये तो आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर बी, लेकिन क्वेश्चन अगर हमसे पूछता कि k बराबर क्या होगा, तो इसी दोनों का गुणनफल हो जाता, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो k का मान क्या आ जाता बताओ, 27। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन पूछा है दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल हमारे पास क्या होगा बताओ, x = 9। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना। x² + x - 2 = 0 के मूल हैं x के पदों में से a और b, ये दो मूल दिया हुआ, किसका मूल दिया हुआ, ध्यान से समझो, x² + x - 2, ये बराबर क्या है 0 के। इसका एक मूल है a और दूसरा मूल है b। ठीक है, बोला द्विघात समीकरण ऐसा ज्ञात करे जिसका एक मूल हो 1/a + 1/b और दूसरा मूल हो a × b, यानी एक मूल अल्फा बराबर हो 1/a + 1/b और दूसरा मूल हमारे पास जो बीटा बराबर हो वो हो a × b। ठीक है, और इसका अगर अगर देखोगे द्विघात समीकरण तो क्या ऐसा होगा क्या, x² - अल्फा + बीटा × x अब + अल्फा × बीटा, बोलो होगा क्या।
तो अल्फा प्लस बीटा तो तब लगाएंगे जब यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों का मान निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा भी तब लगाएंगे जब अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा। तो हमें क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ पहले इसमें अल्फा ए और बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे निकालना पड़ेगा। 1/a प्लस 1/b का मतलब होगा a प्लस बी बटे ए इंटू बी। पहले तो ये निकालो a प्लस बी और a इंटू बी, यहाँ भी a इंटू बी है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बताओ -1 हुआ। a इंटू बी, अरे माइनस बी, माइनस यहाँ पर b के जगह पे 1 है ना, तो 1 के जगह पे क्या लिखोगे -1, a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं 1, तो -1/1 लिखोगे तो -1 आएगा। और a इंटू बी बराबर होता है c बाई, c के जगह पे हमारे पास है -2। बोलो है क्या? ये देखो मान निकला हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर मान निकालते हैं तो a प्लस बी के जगह पे, a प्लस बी के जगह पे हम लोग लिखेंगे -1 और a इंटू बी के जगह पे लिखेंगे 1। तो बताओ क्या ये असल में 1/2 हो गया क्या? और a इंटू बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, -2 लिखेंगे। ओके, अब आ गया हमारे पास अल्फा आ गया है 1/2 और बीटा आ गया है -2। हम यहाँ से निकालते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 1/2 और बीटा है -2। 1/2 में से 2 को घटाओगे ना तो -3/2 आएगा। बोला आएगा क्या? इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या ये -1 हो जाएगा क्या बताओ? ये अगर -1 हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दो -1। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बराबर किसके होगा, 0 के। 2 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2x², माइनस माइनस हो जाएगा +3x, और -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 बराबर 0। बोलो ठीक है? तो अब जो हमारे पास आंसर आ चुका है वो आ चुका है 2x² + 3x। राजेश कुमार कोहली सर, क्लास का टाइम 12 बजे के बाद नहीं ले सकते क्या? हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे। कोई बात नहीं, आप बाद में देख लो, बाद में भी देख लो, बाद में भी देख सकते हो, ऐसा तो नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहता है ना। 12 बजे के बाद तो फिर टाइम का थोड़ा इशू है, समझे, इस वजह से। क्या ये बात आया समझ में? एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो और लास्ट टाइम समझो। हमने क्या कहा, क्वेश्चन बोला a और b x² + x-2 का बराबर 0 का मूल है। तो हमने कहा a + b का मान होगा -b/a और a इंटू बी का मान होगा -2। ये दोनों मान हमारा पहले समीकरण से निकल गया। क्वेश्चन बोला वैसा द्विघात समीकरण निकालिए जिसका एक मूल हो 1/a + 1/b और दूसरा मूल हो a इंटू बी। यानी एक मूल अल्फा बराबर हो 1/a + 1/b। जैसे 1/a और 1/b करोगे तो ये हमारे पास a + b/a इंटू बी आया। a + b हमारे पास निकला हुआ था -1 और a इंटू बी था -2 के, तो -1 -2 माइनस माइनस कट के ये हमारे पास अल्फा का मान, एक मूल का मान आ गया 1/2। बीटा का मान है a इंटू बी। बीटा का मान अगर a इंटू बी है तो a इंटू बी के जगह पे हमने क्या लिखा, -2। a इंटू बी के जगह पे हमने लिख दिया -2। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² हमने लिखा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे 1/2 और बीटा के जगह पे -2। 1/2 में से 2 घटाओगे -1.5 आ जाएगा, आधा में से 2 घटाओगे तो -1.5 आ जाएगा ना। -1.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, -3/2। अल्फा इंटू बीटा लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल। तो 1/2 में अगर -2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, -1। यहाँ पर देखो 2 है ना, तो 2 से पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, पूरा समीकरण में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये आ गया 2x² माइनस माइनस प्लस हो गया 3x और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के हो गया -2। तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। बात आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाते ग्राफ तालिका का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। ये पी है 80, 30, 50, 90, 60, 40। यहाँ पर देखो जनवरी दिया हुआ, ये पहला है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च और ये है अप्रैल। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 महीने के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात। तो कुल इकाइयों का, तो यहाँ पर देखो जोड़ दोगे, ये देखो दोनों मिलके 80 हो गया, 80 + 80 160 हो गया, 160 में 90 को ऐड कर दोगे 915 250 हो गया। बोलो हो गया क्या?
इनको भी जोड़ दो, क्यू वाले को जोड़ दो, 60 + 40 मिलके 100 हो गया, 170 हो गया, 170 में 60 जोड़ोगे 230 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 25:30, 25:23, यानी आंसर आ जाएगा आपका 25:23, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन। 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करे। अरे भाई साधारण ब्याज ज्ञात करना है 5% के दर से 3 वर्ष में, तो 5 दिया 15%, 15% किसका निकालोगे? 1280 का। 1280 का क्या निकालना बताओ? 15%। कितना आसानी से निकल जाएगा 15%। या 1280 का 10% 128 होगा क्या? 5% इसी का आधा होगा क्या? 64। दोनों को ऐड कर दोगे क्या? 92 होगा क्या? बताओ 192। तो आंसर आ गया 15%। ये सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 192। क्या बात है समझ में? वो टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। 5 दिया 15%, 15% 1280 का निकालना है। 15% 1280 का, 1280 का 10% 128 होगा। ये हमारे पास हो गया 10%। 5% निकालना है तो 10% का ही आधा कर देते, 128 का आधा कर दोगे 64। दोनों को जोड़ने पे ये टोटल देखो हमारे पास 15% है। और यही पूछ रहा था, साधारण ब्याज पूछ रहा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो भी आज का क्वेश्चन हमने कराया। देखो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आज क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन का संख्या बढ़ाइए। ये मेरे द्वारा क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, ये पहले से ही मैंने बता रखा है कि ये बुक का सॉल्यूशन है। और बुक का सॉल्यूशन में प्रत्येक सेट में, किसी सेट में 26 क्वेश्चन है, किसी में 28 क्वेश्चन है, किसी में 35 क्वेश्चन भी मिलेगा। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ना तो उसके लेवल से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो लेवल का एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन, सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बात को समझा कीजिए। क्वेश्चन का लेवल आना है तो आप ऑफलाइन आइए, सुबह सुबह हमारा क्लास चलता है 8 से 9। अगर आप जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, सुबह सुबह 8 से 9 हमारा मैथ का टेस्ट चलता है। अगर आपको टेस्ट देना है तो देखिए उसका लेवल क्या है, उसका बहुत बढ़िया लेवल रहता है, थोड़ा हाई लेवल का हम लोग करवाते हैं। और जो ये आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो सिर्फ हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। बात आया समझ में? चलिए ओके बाय, कल मिलते हैं फिर हम लोग।